वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे रेखा झुनझुनवाला के इनसाइडर ट्रेडिंग स्टोरी के बारे में। हम बात करेंगे रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स दिए। फिर हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक के रेयर अर्थ के सेगमेंट में घुसने की। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में 2 दिनों में 16% की रैली क्यों आई, और हम बात करेंगे ओयो के आईपीओ की भी। लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज है ओयो की, और ओयो के बारे में तो क्या ही कहना, क्योंकि कई बार आईपीओ आने का न्यूज आता है, फिर ओयो अपना डीआरएचपी फाइल जो किया हुआ था उसको वापस ले लेता है। लेकिन इस बार न्यूज काफी पक्की लग रही है और आईपीओ का धमाकेदार होने वाला है ओयो के साथ। न्यूज ये है कि सोर्सेस के अकॉर्डिंग कंपनी नवंबर तक अपना डीआरएचपी फाइल कर देगी और टारगेट वैल्यूएशन 7 से 8 बिलियन डॉलर का है। वहीं पे अगर हम बोर्ड अप्रूवल की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि शायद अगले हफ्ते तक बोर्ड अप्रूवल दे दे। वैसे अगर ओयो का आईपीओ आता है तो क्या आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि ओयो सॉफ्ट बैंक बैक्ड है और साथ ही साथ एक्सेस, सिटी, गोल्डमैन सैक्स, आईसीआईसीआई, जेएम फाइनेंशियल और जेफरीज जैसे बड़े बैंक्स से बात करके ही ओयो ने अपना मूड बनाया है कि चले अब हम अपना आईपीओ लाएं, और डिमांड और इंटरेस्ट को भी नजर रखते हुए ये आईपीओ लेकर के आया जा रहा है। अगली बिजनेस न्यूज है आईटीसी होटल्स की, और जेएम फाइनेंशियल ने आईटीसी होटल्स पे कवरेज शुरू करते ही सेलिंग की रेटिंग दे दी और टारगेट प्राइस 215 रुपए रख दिया। यानी कि जो इस वक्त का करंट प्राइस है 245 रुपीज, उससे 12% का डाउनसाइड दिखा दिया जेएम फाइनेंशियल ने। अगर हम आईटीसी होटल्स के बारे में जाने तो इनके पास 140 प्रॉपर्टीज हैं और साथ ही साथ 13,500 कीज हैं। कीज यानी कि आप कह लो रूम्स, क्योंकि होटल्स की लैंग्वेज में रूम्स को कीज वर्ड से बोला जाता है। और इसके अंदर भी यानी कि जो ये 140 प्रॉपर्टीज और 13,500 कीज हैं, इसमें से 60% लग्जरी सेगमेंट से हैं। और कंपनी का जो मॉडल है वो आपको पता ही है, एसेट लाइट मॉडल पे कंपनी ग्रो कर रही है। और कंपनी का कहना है कि 2030 तक उनके पास 20,000 से ज्यादा कीज हो जाएंगे, ऐसा कंपनी प्लान करके चल रही है। अब ये सब चीज सुन करके लगता है कि कंपनी के अंदर हर एक चीज अच्छी है। और एक चीज और मैं बता दूं, इनकी जो बैलेंस शीट है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनके पास नेट कैश 1700 करोड़ रुपीस का है। उसके बावजूद भी जेएम फाइनेंशियल ने डाउनसाइड इसलिए दिखा दिया क्योंकि उनको लगता है कि इस बार जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होगी नियर टर्म के लिए, यानी कि FY25 से FY28 तक। और रेवेन्यू कैगर सिर्फ 11% का होने वाला है आईटीसी होटल्स का, और इबिडा 13% एक्सपेक्टेड है। और अगर इस वक्त आप देखो करंट टाइम पे, तो आईटीसी होटल्स की जो वैल्यूएशन है वो ऑलरेडी ज्यादा है। तो शायद ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से जेएम फाइनेंशियल ने डाउनसाइड दिखाया है। बाकी ये कोई भी सेलिंग या फिर बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस जरूर करें। अगली बिजनेस न्यूज है टाटा कैपिटल की, और ये न्यूज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस न्यूज से आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी। तो ये न्यूज आप पूरा जरूर देखना, क्योंकि टाटा कैपिटल के जो शेयर्स हैं वो 20% नीचे गिर गए हैं अनलिस्टेड मार्केट के अंदर। लेकिन हाँ, ये न्यूज में मैं आगे जाऊं उससे पहले मैं आपसे ये बोलता हूं कि आज हम टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का, क्योंकि हमें डेली सिर्फ 10 या 13-14 लाइक्स ही आते हैं, जबकि व्यूज 200 आते हैं, कभी 150 आते हैं। तो प्लीज इस बार हम ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट 50 लाइक्स मिल जाएं इस वीडियो को। अब न्यूज ये है कि टाटा कैपिटल के जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं, अगर वो 20% गिरे भी हैं तो इन्वेस्टर्स इससे इतना ज्यादा परेशान क्यों हैं? क्योंकि टाटा कैपिटल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत ही ब्रांडेड और ट्रस्टेड कंपनी है, और 20% नीचे गिर करके 795 रुपीस पर आ गए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये 20% और नीचे जा सकता है। अब इसके पीछे का रीजन हम समझते हैं, और जब मैं ये न्यूज खत्म कर दूंगा तो और डिटेल में हम रीजन समझेंगे। देखिए, पहली चीज तो ये कि जो आईपीओ साइज है वो काफी ज्यादा बल्कि होने वाला है, क्योंकि 17,000 करोड़ का आईपीओ है, और इसलिए प्राइसिंग इन्वेस्टर्स के लिए एग्रेसिव नहीं होने वाली है। वहीं पे अगर हम राइट्स इशू देखें तो राइट्स इशू सिर्फ 343 रुपीज पर शेयर पर हुआ था, जो अभी के प्राइस से भी काफी ज्यादा नीचे है। दूसरी तरफ मार्केट को ऐसा भी लगता है कि आईपीओ प्राइस उसी रेंज के आसपास हो सकता है जिस रेंज में राइट्स इशू हैं। और अगर हम तीसरी चीज देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखें तो बजाज फाइनेंस, L&T फाइनेंस जैसे जो पीयर्स हैं, जो कि काफी लंबे समय से मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, उनके मुकाबले भी टाटा कैपिटल का जो आईपीओ आ रहा है वो काफी ज्यादा प्रीमियम प्राइस पे आ रहा है। और इसी वजह से इन्वेस्टर्स को लगता है कि करेक्शन होगा
और यही करेक्शन का डर 20% नीचे लेकर के चला गया प्राइजेस को, और ये 20% और नीचे जा सकता है। अब इसमें एक चीज आपको समझनी होगी, वो है राइट्स इशू, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि राइट इशू अगर 343 रुपीज है तो उससे 20% शेयर नीचे कैसे चला जा रहा है। अब मैं आपको वो समझाता हूं, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, राइट्स इशू का मतलब है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स खरीदने का एक स्पेशल राइट देती है, और ये यूजुअली डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है। मतलब कि जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है। यानी कि अगर मान लो मार्केट प्राइस 800 रुपए चल रहा है तो हो सकता है आपको वो शेयर 700 रुपए का मिल जाए। अब टाटा कैपिटल के केस में बात करते हैं तो टाटा कैपिटल ने अपना राइट्स इशू 343 रुपीज पर शेयर पे किया था, और जब मार्केट ने ये देखा कि कंपनी खुद नए शेयर्स इतने लो प्राइस पे दे रही है तो मार्केट को एक सिग्नल मिलता है कि एक्चुअल फेयर वैल्यू इस शेयर की शायद इतनी ही है। हम 700-800 के प्राइस पे सोच रहे हैं, बट इतना ज्यादा शायद उस कंपनी की वैल्यू नहीं है। तो अनलिस्टेड शेयर्स में, यानी कि जो अनलिस्टेड मार्केट है उसमें आपको पता ही है शेयर का प्राइस 795 या फिर उससे ऊपर भी कई बार चला गया। तो इस राइट इशू की वजह से लोग ये सोच रहे हैं कि अगर कंपनी 343 रुपीज पे शेयर दे रही है तो आईपीओ भी ज्यादा हाई प्राइस पे नहीं जाएगा, और रिजल्ट ये होता है कि पूरे मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाता है और प्राइस नीचे गिरता है। आई होप आपको ये बिजनेस न्यूज अच्छे से समझ में आ गई होगी, और राइट्स इशू से क्या फर्क पड़ता है ये भी समझ में आ गया होगा। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली मिले, तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। और अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी पसंद आई हो या फिर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आज का हमारा टारगेट 50 लाइक्स का है। अगली बिजनेस न्यूज है मोंक ई की। ये एक मुंबई बेस्ड स्टार्टअप है जो कि डूम स्क्रॉलर्स को हायर कर रही है। डूम स्क्रॉलर्स क्या होते हैं वो समझाता हूं मैं आपको। बेसिकली ये उन लोगों को कहते हैं जो कि नॉन स्टॉप स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज फीड हो, स्क्रॉल करते जाते हैं, चाहे नेगेटिव कंटेंट हो, पॉजिटिव हो, मतलब एंडलेस, वो रैंडमली बस स्क्रॉल करते जाते हैं, मोबाइल देखते जाते हैं। और इस कंपनी का जो जॉब डिस्क्रिप्शन था वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ था कि जो यूजर है उसका इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे दिन का 6 घंटे से ज्यादा का स्क्रीन टाइम होना चाहिए, और जितने भी कैंडिडेट है उनको स्क्रीनशॉट का प्रूफ भी देना होगा। साथ ही साथ जो कैंडिडेट है उनको क्रिएटर कल्चर का दीवाना होना चाहिए, नए क्रिएटर्स पे नजर होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों फ्लुएंट होना चाहिए, और स्प्रेडशीट उनको आनी चाहिए। और ये जो रोल है वो फुल टाइम मुंबई बेस्ड है, और अप्लाई करते वक्त ईमेल का जो सब्जेक्ट है उसमें आपको डूम स्क्रॉलर डालना होगा, और थोड़ा ह्यूमर भी आपको दिखाना होगा। और जब ये न्यूज इंटरनेट पे आती है तो फिर लोग अलग अलग तरीके का रिएक्शन देने लगते हैं। लोगों का कहना है कि अब तो फोन स्क्रॉल करना भी एक कैरियर हो गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बेसिकली आंसर देता हूं मैं डायरेक्ट। अब ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ये सुनकर के आपको क्या लगता है ये कंपनी किस फाउंडर की है? आप गेस करो। मैं बताऊं, इस कंपनी के फाउंडर हैं रणवीर इलाहाबादिया और दूसरे मिस्टर विराज शेठ। अगली बिजनेस न्यूज है वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के शेयर्स पिछले 2 दिनों में 16% से ऊपर चढ़ गए, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एजीआर ड्यूज का आपको मामला पता ही, हमने पहले भी न्यूज कवर किया था। क्योंकि जो डीओटी है वो कुछ कंसेशन दे सकता है, यानी कि जो एजीआर ड्यूज हैं 83,400 करोड़ रुपीस के, उस पे रिलीफ ऑप्शन मिल सकता है वोडाफोन आइडिया को, जैसे 2 ईयर का पाउज, पे आउट रिलैक्सेशन या फिर पेनाल्टी वीवर। लेकिन हाँ, इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा कॉशियस भी हैं क्योंकि 200 डीएमए के आसपास रेजिस्टेंस है, सपोर्ट 6.5 रुपीस पे, और अगर ब्रेकआउट की बात करें तो वो सिर्फ 7.8 से 8 के ऊपर है। और कल की ही बात अगर हम करें तो कल स्टॉक 6.7 रुपीस तक गया। अब जो एनालिस्ट हैं वो बहुत ज्यादा कॉशियस है, मतलब 20 में से ज्यादातर लोगों ने तो सेल रिकमेंडेशन कर दिया है। वहीं पे मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो उसने टारगेट प्राइस सिर्फ 6 रुपए का ही दिया है, और अगर रिलीफ आता है तो मोमेंटम मिल सकता है वोडाफोन आइडिया को, वरना बहुत बड़ा रिस्क होगा। ये जो 7 रुपए का स्टॉक है ना, वो 4 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए तक भी जा सकता है। अगली बिजनेस न्यूज है रेखा झुनझुनवाला की, और ये न्यूज तो आपको पता ही होगी क्योंकि हर जगह इसी की चर्चा चल रही थी। और अगर आप स्टॉक मार्केट में रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो तो
आपको ये पता चल गया होगा। बट ये मामला फिर से गर्म हो गया और गर्म हुआ महुआ मोइत्रा की वजह से, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पे टैग करके कहा कि अगर ऐसा इंडिया के अंदर न होकर के यूएस में हुआ होता तो अब तक वहां की जो सिक्योरिटी एक्सचेंजेस हैं वो फोन कॉल टैप्स कर लेते, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, हर एक चीज का स्टार्ट हो जाता है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ये इंडिया है, यहाँ पे सेबी सो रही है और बीजेपी के जो भक्त हैं, मतलब पॉलिटिकल थोड़ा सा बयान था, बट न्यूज क्या, मैं आपको वो बताता हूँ आखिर क्यों रेखा झुनझुनवाला को इतना कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। हुआ यूं कि गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल पास किया था, ठीक है, लेकिन बिल पास करने से पहले ही रेखा झुनझुनवाला ने अपने सारे के सारे स्टेक्स बेच दिए। एक्चुअली मार्च 2025 में 7% का स्टेक होल्ड किया था रेखा झुनझुनवाला ने। अगर हम नंबर्स में बताएं तो 61.8 लाख शेयर्स होल्ड किया था, लेकिन जून तक उन्होंने सारे के सारे शेयर्स 1225 रुपीज पर शेयर के दाम पे बेच दिया और उससे लगभग 334 करोड़ रुपीस का पैसा अपनी जेब में भरा। और ये जो न्यूज है ये क्या थी, आपको रियल गेमिंग वाला आपको पता ही है, जिसमें मनी वाली जितनी भी गेम है उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, आप देख सकते हो। तो ये जैसे ही बिल पास होता है उसके बाद नजारा टेक्नोलॉजीज के जो शेयर हैं वो 1155 रुपीज तक गिर जाते हैं और इन्वेस्टर का 900 करोड़ से ज्यादा का वेल्थ वाइप आउट हो जाता है। तो यही बात थी कि आखिर रेखा झुनझुनवाल ने जस्ट बिल के आने से पहले ही कैसे सारे के सारे शेयर्स बेच दिए और 334 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बुक किया। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर रेखा झुनझुनवाला के कनेक्शंस हैं गवर्नमेंट के अंदर, तो क्या मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के भी कनेक्शंस थे? और जो उन्होंने इतनी वेल्थ बनाई है, क्या वो इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से राकेश झुनझुनवाला ने वेल्थ बनाई है और जो आम इन्वेस्टर है वो उनको गुरु की तरह मानते हैं और उनके रास्ते पे चल रहे हैं? तो क्या ये जो वेल्थ का मिथ क्रिएट किया गया है कि कोई भी बहुत ज्यादा वेल्दी बन सकता है सिर्फ हार्ड मेहनत करने की वजह से, हार्ड अर्न मनी को अच्छे से इन्वेस्टमेंट करने की वजह से, कहीं इसके तार राकेश झुनझुनवाला से भी तो नहीं जुड़े हुए थे? और जो कनेक्शन राकेश झुनझुनवाला जी के पास थे वो कनेक्शन ट्रांसफर हो गए रेखा झुनझुनवाला तक। वैसे आपको क्या लगता है इस चीज पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली बिजनेस न्यूज है हिंदुस्तान जिंक की, और अब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिंक और सिल्वर से आगे बढ़ करके रेयर अर्थ और कई सारे क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट, पोटाश, नियोडाइमियम पर फोकस कर रहा है। कंपनी के चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल हैबर ने एजीएम में ये बताया कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रेयर अर्थ मोनोजाइट ब्लॉक जीता है और ये इंडिया का पहला प्राइवेट प्लेयर बन गया है जिसने ये ब्लॉक जीता है। और कंपनी एआई और ड्रोन लेड ग्लोबल पार्टनरशिप्स के लिए ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, चिली, चाइना तक टेंडर्स को फ्लोट कर रही है। वहीं पे अगर हम बात करें रेयर अर्थ की, तो रेयर अर्थ्स ईवीज, स्मार्टफोन, डिफेंस के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल हैं और चाइना की ग्लोबल मोनोपोली को काउंटर करने के लिए इंडिया को बहुत ही जरूरी था कि कोई ऐसा प्राइवेट प्लेयर फील्ड में उतरे। बट रूल्स और रेगुलेशंस के वजह से कोई भी प्राइवेट प्लेयर इस फील्ड में नहीं उतर पा रहा था, बट हिंदुस्तान जिंक ने ये ब्लॉक जीत लिया है। बाकी रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं अगर मैं आपको ये समझाऊं तो कोशिश करूंगा ऊपर आई कार्ड पे मुझे वो वीडियो मिल जाए, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि क्यों इंडिया चाह करके भी रेयर अर्थ मेटल्स में आगे नहीं जा सकती। अगली न्यूज है समय रैना से रिलेटेड, बट ये कोई बिजनेस न्यूज नहीं है, आप ऐसा सोच रहे होगे, बट यहीं पे आप गलत हो, क्योंकि ये जो न्यूज है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे ऑर्डर्स दिए हैं जिससे पूरी की पूरी सोशल मीडिया का जो रूल रेगुलेशन वायलेशन हर चीज बदल सकता है। और अब उसके वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट करना, क्योंकि बहुत सारे लोग फेसबुक, गूगल, मेटा हर जगह एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वहां पे भी चीजें बदलने वाली और जो स्पॉन्सरशिप का गेम है वो भी बदल सकता है। तो ये न्यूज आप बहुत ही ध्यान से सुनना अगर आप कोई बिजनेस ओनर हो और आप इस तरीके के शोज को स्पॉन्सर देते हो तो। अब न्यूज ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाज गॉट लेटेंट में समय रैना, विपुल गोयल, बलराज सिंह घाई और सोनाली ठाकुर के साथ निशांत तनवर को ये ऑर्डर दिया है कि वो सोशल मीडिया पर पब्लिक अपॉलॉजी पोस्ट करें। और ये जो केस था वो स्पेशली एबल्ड लोगों पर इनसेंसिटिव जोक्स को लेकर के था। कोर्ट ने कहा ह्यूमर जरूरी है पर दूसरों पर हंसना
उतना एक्सेप्टेबल नहीं है। जजेस ने इन्फ्लुएंसर्स को ये वार्न किया है कि स्पीच को कमर्शियलाइज करके कम्युनिटीज को हर्ट न करें। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला भी है कि सोशल मीडिया गाइडलाइंस बनाए जो फ्यूचर नीड्स भी कवर करे। अब ये जो सोशल मीडिया गाइडलाइंस है, इसमें देखिए गवर्नमेंट क्या क्या डालती है। ऐसा ना हो कि अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाए, या फिर ऐसा ना हो कि बिजनेसेस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, क्योंकि अगर कुछ ऐसी चीजें, ऐसी गाइडलाइंस बनाई गई तो वो पूरे देश के लिए खराब हो सकता है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना आप लोग।